राम राम जी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी आवाज अपनी पहचान में और हमारा Facebook पेज है अपना खरकोदा के नाम से। जय श्री राम जी। आप सबका स्वागत है हमारे पेज पे अपनी आवाज अपनी पहचान में। आज हमारे बीच एक नए मेहमान पहुंचे हैं, बार एसोसिएशन खरकोदा के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट आशुतोष सरोहा जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका भाई साहब हमारे चैनल पे हमारे यहाँ स्टूडियो पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको एक इस ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, सबसे पहले तो अपनी आवाज अपनी पहचान पे मुझे समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशुतोष सरोहा। साथियों, आप लोगों के सहयोग और निरंतर प्रयास से ही मैं इस बार एसोसिएशन का प्रधान बन पाया हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आशुतोष सरोहा खरकोदा में एक जानी मानी हस्ती है जिन्हें किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि एक बार सरोहा साहब अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताए कि कैसे वो खरकोदा में आए, कब इन्होंने शुरू किया, क्योंकि वकालत से पहले ये एक बहुत ही अच्छे टीचर भी रहे हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे अपना। साथियों, ग्रामीण परिवेश से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी करके मैंने महसूस किया कि इस नौकरी से केवल मैं अपना गुजारा तो कर सकता हूँ लेकिन समाज के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ग्रामीण परिवेश में रह के कुछ न कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। तो एक छोटी सी मुहिम को लेके, जिसको राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने नाम दिया था पूरा, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, शहरी सुविधाओं को गांव में मुहैया करा के गांव का भी विकास किया जाए। और उसी बात से प्रेरित होकर सन 2003 में खरखोदा में मैंने अपना पहला शिक्षण संस्थान खोला था जिसका नाम नवप्रभानम था। और उस शिक्षण संस्थान के माध्यम से ही मैं टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़ा और लगातार लगभग खरखोदा के आसपास के ग्रामीण परिवेश में मैंने 25 से 30 हजार बच्चों को कंप्यूटर और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की शिक्षा दी। और इस पेशे से मैं जुड़ के खरखोदा का ही होके रह गया, क्योंकि अपार सफलता तो मुझे मिली ही मिली, लेकिन जो प्यार मिला खरखोदा वासियों से उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। तो सर, आपने लॉ प्रोफेशन में आने की कैसे सोची? मुझे बचपन से ही पढ़ाई का शौक था जी। और जब मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका था, जी। मेरा जो कारोबार था वो एक सही तरीके से चलायमान हो गया था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी को लेके मैंने वकालत की डिग्री हासिल की और जब वकालत की डिग्री हासिल करके मैंने महसूस किया कि खाली शिक्षा के माध्यम से ही मैं लोगों को जागरूक ना करूं, जो लॉ की मैंने डिग्री प्राप्त की है उसके माध्यम से भी मैं गरीब और पिछड़े वर्ग की सहायता करूं और कानूनी शिक्षा और कानूनी जागरूकता उनके अंदर फैलाऊं, तो मैं वकालत के प्रोफेशन में भी आ गया। खरकोदा के बार काउंसिल में आपने कितने प्रधान बनाने में योगदान दिया है? देखिए, शुरू से ही जब मैं वकालत में आया तो राजनीति में मेरा रुझान रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने कितने प्रधान बनाए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो भी प्रधान बना मैंने जी तोड़ मेहनत करके कंधे से कंधा मिला के उनका समर्थन किया। और ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि जिनके साथ भी मैं खड़ा हुआ वो साथी प्रधान बन गया और मेरा भी नाम उनके साथ चल गया। तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर भी हमें भी, क्योंकि हम भी जुड़े हुए हैं, ये रहता ही है कि सरोहा साहब की एक कोई भी प्रधान बने उसे बनाने में एक अहम भूमिका रही है पिछले कई वर्षों से। तो इसमें कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि इस माध्यम से भी जोड़ सकते हैं कि सरोहा साहब जहाँ खड़े होते हैं प्रधान वहीं बनते हैं। ये परमपिता परमात्मा का मैं आशीर्वाद ही कहूंगा इस बात को। मेरा केवल काम है अपने कर्तव्य को पूरा करना। जिसके भी साथ हम जुड़े उसको ये एहसास हो कि हम उसकी मदद कर रहे हैं और तहे दिल से हम उस आदमी की मदद कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद भी रहा। और जिसकी हमने मदद की, जिसके साथ हम खड़े हुए, जिसके साथ हमने कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश की, परमात्मा का आशीर्वाद वहाँ प्राप्त हुआ और वो व्यक्ति प्रधान बन गया। तो जैसे इस बार इलेक्शन हुए थे तो आप प्रधान बने हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जब भी आप जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और वो लक्ष्य आपको प्राप्त होता है तो आपको सीधी सी बात है, खुशी तो होती है। आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो सफलता के बाद आपको सीधे तौर पे खुशी महसूस होगी और मुझे भी वही स्वाभाविक है, खुशी मिल रही है
खुशी प्राप्त हुई है, लेकिन यही मंजिल नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है। अगर मैं इसी खुशी को मनाने में लग गया तो समय, क्योंकि एक प्रधान के पास बहुत कम होता है, मैं उन लक्ष्यों को जो मैंने इस प्रधान बनने के बाद निर्धारित करने हैं उन पे मैं समय नहीं दे पाऊंगा। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे कुछ अच्छे से अच्छा करके जाऊं। जो मुझे समय मिला है, जो मुझे मौका इन भाइयों ने दिया है, उसमें मैं बहुत अच्छा कर पाऊं। तो सर, आपकी बाहर की उन्नति के लिए आगामी योजनाएं क्या क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो बार को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं अपने से पहले वाले सभी प्रधानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हर प्रधान ने अपना कोई न कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस बार को आगे बढ़ाने के लिए, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा ऐसा करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद भी इस बार के वकील मुझे याद करें। सबसे पहला जो मेरा उद्देश्य है, क्योंकि हमारे कुछ चैम्बर अभी बन चुके हैं, तो 3 मंजिला चैम्बर बने हुए हैं, तो उसमें लिफ्ट का प्रावधान नहीं है अभी। तो मेरी कोशिश यही रहेगी सबसे पहले कि मैं लिफ्ट लगवा पाऊं। इसी के साथ जो जूनियर वकील आते हैं उनको सीट मुहैया नहीं हो पाती, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो सीनियर वकील जिनको चैम्बर मिल चुके हैं और जिनको चैम्बरों में बैठना शुरू कर दिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिटिगेशन हॉल में जो उनको सीट मिली हुई है वो सीट का वो दान करें बार में, ताकि जो नए वकील हैं आने वाले और जो जूनियर वकील अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सीट मुहैया करवाई जा सके। इसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि खरखोदा जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता जा रहा है। IMT खरखोदा बनने के बाद और मारुति का प्लांट यहाँ लगने के बाद रोजगार के अनेकों साधन यहाँ जुड़ गए हैं, और जब किसी क्षेत्र में तरक्की होती है तो सीधा उसका एक असर इस बात पे भी होता है कि वहाँ क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, तो वहाँ कोर्ट के अंदर केसेस भी बढ़ने लाजमी है, और अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो वकील भी बढ़ने लाजमी है। तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि चैम्बर जो अभी बने हुए हैं उनसे आगे बढ़ के और भी चैम्बर बनवाए जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा वकीलों को चैम्बर मिल सके। जी। तो सर, अपनी कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिसमें आपको याद करके बहुत खुशी भी होती है, किसी में ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए था, ये हो नहीं पाया मेरे से। कोई भी ऐसा किस्सा जो आपका प्रैक्टिस के दौरान? देखिए, हर रोज नए किस्से होते हैं। वकालत का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। सबसे पहला जो मुझे वाकया याद आता है, जब मैं नया नया गया था वकालत के प्रोफेशन में, सोनीपत में प्रैक्टिस करता था अपने गुरुजी के साथ, तो हम एक 302 का मुकदमा जो है कंटेस्ट कर रहे थे। उस मुकदमे में हमने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन अदालत ने हमारे साक्ष्यों को झुठला के उस एक्यूज को जो है सजा दे दी। मैं बड़ा ही परेशान हुआ, क्योंकि मैं नया नया गया था वकालत के अंदर और इतनी मेहनत हमने की थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि इस केस में सजा होनी चाहिए, लेकिन उस केस ने मुझे अंदर तक झंकोर रख दिया। और उसके बाद जब मैं अपने गुरुजी से, अपने सीनियर से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये जो है एक प्रोफेशन का हिस्सा है और इसमें जीत और हार चलती रहती हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी की हुई मेहनत में कोई कमी रही होगी, जिससे हमने ये अभियुक्त है इसको हम न्याय दिलवाने में सफल रहे। उस बात से मुझे ये प्रेरणा मिली कि अपनी तरफ से भरकस प्रयास करने चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए और अपना काम 100% करना चाहिए। इस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि अदालत उस पर क्या फैसला करेगी और क्या नहीं करेगी, क्योंकि हमारा काम है केवल अपने अभियुक्त के लिए मेहनत करना, उसके सारे साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश करना, उसके बाद फैसला जो है वो केवल कोर्ट को करना होता है। इसके बाद अनेकों ऐसे अवसर आए जब हमें खुशी का भी एहसास हुआ। मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस से सिविल प्रैक्टिस की तरफ झुकता चला गया और अब मैं दीवानी मुकदमे ज्यादा देखता हूँ। तो पिछले दिनों एक ऐसा वाकया हुआ खरखोदा कोर्ट के अंदर, जब मैं बहस कर रहा था तो जज साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं जब उस सवाल का जवाब दे रहा था तो मेरे साथ खड़े हुए जितने भी वकील साथी थे, चाहे वो मेरी टीम के थे, अपोनेंट थे या और जो आर्गुमेंट को सुनने वाले वकील थे, उन सब को ये लग रहा था कि जो जवाब मैं दे रहा हूँ उस जवाब से कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला लेगी। लेकिन क्योंकि मैं एक शिक्षक भी रहा हूँ और बच्चों को पढ़ाने का अनुभव रहा, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि जज तक पहुँचाने के लिए जो बात मैंने की वो बात एक शिक्षक से चल के और क्लास में बैठे एक विद्यार्थी तक पहुंची, उसी तरीके से एक वकील से चल के एक जज तक पहुंची और वो जो फैसला आया वो मेरे हक में आया। और इस बात को लेकर सभी वकील जो थे वो हैरान थे और शॉक्ड थे
कि इस तरह की बात बिल्कुल फ्रैंकली कहने के बाद भी जज साहब ने फैसला इनके हक में किया, क्योंकि मैं ये समझ पाता हूँ कि जो बात मैं पहुंचाना चाह रहा था जज साहब तक, वो बात पहुंच गई और मेरे हक में फैसला है। तो कोई ऐसा किस्सा भी रहा होगा, जैसे आपके पास केस आया है, जज के पास जाने से पहले ही आपने उसको बाहर ही सॉल्व करा दिया हो कुछ? अनेकों बार ऐसे मौके आते हैं एक वकील के पास, जी जब कोई भी आदमी कोर्ट में पहुंचता है और मुकदमा उसका कुछ भी नहीं होता, जी केवल वो किसी बात से परेशान होके जी और कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे चैम्बर में पहुंचता है तो उसके कागजों की जांच करके और उसकी सारी बातों को समझ के सबसे पहले तो उसको समझाया जाए कि इस मुकदमे में क्या त्रुटियां हैं, जी क्या कमियां हैं, या किस तरीके से ये सामाजिक तौर पे सुलझाया जा सकता है। ऐसे अनेकों मौके आए हमारे पास जब हमने क्लाइंट को कोर्ट में जाने से भी रोका और उनको बाहर की भाई न्याय दिलवाया और उनका समझौता करवा के जी। उनके परिवार में किसी प्रकार से खुशी। कभी ऐसा भी होता है जैसे कोई व्यक्ति आता है आपको बोलता है कि इनके ऊपर फ्रॉड केस डालना है, तो ऐसा हुआ कभी? देखिए, अनेकों बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई क्लाइंट पहुंच जाता है, उसके जी। अपने दिमाग में कोई एक सवाल होता है, जी क्योंकि कानूनी ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसके दिमाग में केवल एक सवाल है कि क्यों ना मैं इस बात को लेके कोर्ट में पहुंच जाऊं। जी तो बहुत सारे लोगों को जागरूक करना होता है हमें कानून के लिए, और बताना होता है कि जिस चीज के लिए आप कोर्ट में आए हो जरूरी नहीं है उसके लिए कोर्ट में घुसा जाए। समझौता सदन, लोक अदालत और बाहरी ऐसे अनेकों व्यवस्थाएं हैं जिनसे आदमी कोर्ट में ना घुस के बाहर से ही न्याय प्राप्त कर सकता है और भाईचारा कायम कर सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। जी। तो सर आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है जैसे आपने क्रिमिनल केस लड़े हैं, कभी किसी ने धमकी दी हो आपको कि हमारा केस नहीं लड़ना है, या किसी और प्रकार की समस्या पैदा की हो? ऐसा तो कभी हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन कई बार ऐसा जरूर हुआ है कि हमारे जो भी क्लाइंट्स जिनके लिए हम मुकदमा लड़ रहे हैं, जी उन्होंने हमें इस बात को लेके जरूर आगाह किया कि जिस सामने वाली पार्टी जो है वो क्रिमिनल माइंड की है, ताकतवर है, जोर वाली है, और कहीं ना कहीं वो आपको भी हमारी इस बात को लेके परेशान ना करें। लेकिन ऐसा कोई हमारे साथ वाक्य कभी नहीं हुआ कि किसी सामने वाली पार्टी ने, किसी क्रिमिनल ने हमें धमकी दी हो। तो सरवा साहब, इनसे हटके एक और सवाल पूछते हैं कि क्या, जैसे अब आप बात राजनीति में भी हमेशा सक्रिय रही है, हमें जैसे पता है कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियों के भी लीगल एडवाइजर और वो सारे काम आपने संभाले हैं, तो क्या इस बार की राजनीति से और बड़ी राजनीति में भी जो आजमाइश की जाएगी भविष्य में, हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है इस बात का तो पता नहीं होता, लेकिन मेरा राजनीति में पहले से ही इंटरेस्ट रहा है और किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ मेरा जुड़ाव भी रहा है, और लीगल एडवाइजर के तौर पे मैं काम करता हूं और अपनी सेवाएं आगे भी देता रहूंगा उनके लिए। और कभी पार्टी को ये महसूस हो कि किसी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए उनको मेरी आवश्यकता है, मेरी जरूरत है, तो मैं जरूर अपना भाग्य आजमाना चाहूंगा। जैसे हम देखते हैं जी, आप हमेशा समाज का कोई भी कार्य हो या कोई भी सोशल वर्क हो, उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ, कुछ सर कॉलेज का कोई किस्सा हमसे शेयर करना चाहे या हमारे व्यूअर्स से? देखिए, मैं बचपन से ही एक शाय किस्म का इंसान रहा हूँ, ज्यादा घुलने मिलने वाला मैं आदमी नहीं रहा हूँ। मुझे डिसिप्लिन पसंद है लाइफ में। जी हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से एंजॉय नहीं करता। मैं जो भी मोमेंट होता है, चाहे वो कोई पारिवारिक फंक्शन रहा हो, चाहे कोई दोस्तों के साथ यात्रा रही हो, मैं हर किसी को एंजॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो समय मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं अपना 100% दूं। चाहे वो एंजॉयमेंट की बात हो, चाहे वर्क प्रोफेशन की बात हो, मैं नियमों में बंध के काम करना पसंद करता हूँ। समय को मैं हमेशा महत्व देता हूँ। मेरी अपने युवा साथियों से भी यही एक अपील है कि जिस भी काम को आप करो पूरे दिल से करो और समय को हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जिसकी हम किसी भी दूसरी चीज से भरपाई नहीं कर सकते और समय की कीमत हमें पता नहीं होती। उसको आंकना हमें अपने जीवन में सबसे जरूरी चीज होती है। जी। तो सुरवा साहब, आपसे हमारा एक लास्ट सवाल यही रहेगा, जैसे किसी जूनियर को आपके साथ प्रैक्टिस करनी हो तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? देखिए, मेरा खरखोदा कोर्ट में चैम्बर नंबर 9 है। कोई भी वकील साथी
किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकता है। चैम्बर में आ सकता है, मेरे ऑफिस पे आ सकता है। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं जी 8059487111 805948 7111। कोई भी किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं हमेशा सेवाओं के लिए तत्पर रहता हूँ। जूनियर वकील साथियों को प्रेरणा के तौर पे मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वकालत में आ गए हैं तो अपने आप को पहले 3-5 साल कम से कम ये सोच के आए कि मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है और सीखना है। वकालत का प्रोफेशन जो है वो तब चलता है जब आपके सिर के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, अर्थात जब आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो आपका जो काम है वो भी निखरने लग जाता है, आपका तजुर्बा बढ़ने लग जाता है और लोग आपको वकील तभी मानते हैं जब आपके सिर पे बाल कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सरोवा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं इस बात के लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा कि आपने अपने इस चैनल पे मुझे बुलाया। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और आप ऐसे ही अलग अलग महानुभावों के इंटरव्यू लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।